Assalamualaikum students. My name is Mohammad Umar Khan and I am your physics teacher. Students, आज हम पढ़ेंगे what is work in physics. रोजमर्रा जिंदगी में लफ्ज वर्क हम बहुत ज्यादा सुनते हैं. फर्ज कर लीजिए आपके पेपर हो रहे हैं और आप खूब स्टडी कर रहे हो, खूब वर्क कर रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आप वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब आप फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, फासला तय हो, तो वो होगा आपका वर्क डन. तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स. तो स्टूडेंट्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यानी फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. जब आप उस बॉक्स को पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो अपनी जगह से हिलता है और कुछ फासला तय करता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो हुआ है काम, ये हुआ है वर्क डन इन फिजिक्स. फर्ज कर लीजिए कि आप उस बॉक्स पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉक्स जो है उसने 2 मीटर का फासला तय किया है. तो यहां पर वर्क डन हम कैसे मालूम करेंगे, हम उसको कैसे मेजर करेंगे? तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखते हैं W इज इक्वल टू, आपने उस बॉक्स पे जो फोर्स लगाई है वो 10 न्यूटन की है और डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है 2 मीटर का. तो यहां पर हम देखते हैं W इज इक्वल टू 20, यानी वर्क डन हुआ है 20. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फोर्स को मेजर करते हैं केजी में और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में. केजी एंड मीटर, दीज आर द एसआई यूनिट्स. तो हम फोर्स को मेजर करते हैं केजी में, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में. तो वर्क डन का यूनिट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? न्यूटन मीटर. जिसे छोटा करके समराइज कर कह दिया गया है जूल. तो स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट जो है वो वर्क डन का है, वो है जूल. तो यहां पर जिस बॉक्स के ऊपर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और उसने 2 मीटर का फासला तय किया, तो वर्क डन आपने कितना किया? वर्क डन आपने किया 20 जूल. तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको यूनिट्स के मुतालिक और भी कुछ बताना चाहूंगा. देखिए, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहां पर हम अगर फोर्स का यूनिट जो है वो निकालना चाहे, ड्राइव करना चाहे, तो मास का यूनिट हो गया केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर वर्क डन का यूनिट निकालना चाहे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर. तो यहां पर स्टूडेंट्स वर्क डन का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर. जब मीटर से मल्टीप्लाई करेगा तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन. लेकिन ऐसा यूनिट जो है स्टूडेंट्स इसका है जूल. देखें, जिस तरह से फोर्स का यूनिट जो था वो था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे साइंटिस्ट ने शॉर्ट करके कह दिया न्यूटन. बिल्कुल इसी तरीके से वर्क डन का जो यूनिट था वो था न्यूटन मीटर, जिसे शॉर्ट करके कह दिया गया जूल. तो ये समझाने का मकसद आपको क्या है कि आपको पता चले कि हम यूनिट्स को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं. यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको वर्क डन के हवाले से और भी बहुत बेहतरीन बातें बताऊंगा. देखिए, फर्ज कर लीजिए यू हैव अ बॉक्स. आपके पास एक बॉक्स है जिसके ऊपर आप जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं. आप फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर और इस बॉक्स ने जो है वो 2 मीटर का फासला तय किया, डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर. तो देखें, जिस सिमत में फोर्स लगाई जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी सिमत में हो रहा है. समझ रहे स्टूडेंट्स? यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स बोथ आर द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, दे आर पैरेलल टू ईच अदर.
लेकिन हम कभी देखते हैं कि वर्क डन का जो फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जो है थीटा मतलब एंगल इन्वॉल्व है। अगर आपको एंगल दे दिया जाता है तो फिर आप किस तरह से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरह से अपना वर्क डन निकालेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे हैव एंगल 0 डिग्री। तो यहां पर देखें W इज इक्वल टू एफ जो हमारे पास है 10 न्यूटन इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर 10 इंटू कॉस 0 डिग्री जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 के इंटू 2। तो हमारे पास दैट इज 20 जूल। हमारे पास वर्क डन जो है वो आ गया 20 जूल। इसकी एक और मिसाल समझते हैं स्टूडेंट्स। फर्ज कर लीजिए कि जो है वो एक बच्चा है जो एक टॉय को, आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे होते हैं वो जो टॉय में जो है ना वो धागा बांधकर जो है वो उसको घुमाते हैं, गलियों में उसको घुमा रहे होते हैं। तो ये बच्चा है जो टॉय को जो है वो धागा बांधकर उस गाड़ी को खींच रहा है। तो यहां पर हम देखें तो फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है और जो गाड़ी जो टॉय डिस्प्लेस हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और इसके दरमियान जो है वो एंगल बन रहा है थीटा। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कर लीजिए कि वो जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फर्स्ट कर लीजिए 2 मीटर, और एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। तो यहां पर किस तरह से इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो W इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख ले W इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस 45 0.707 आई थिंक इंटू 2। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 7.07 इंटू 2। W इज इक्वल टू 2 7 14 2001.27 14.14 जूल आपका वर्क डन आ गया। जब आपको एंगल दिया जा रहा है, देखिए यहां पर बात हो रही है एंगल की, लेकिन सिंपल आपको वो फोर्स दे रहा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है 2 मीटर, आप उसको मल्टीप्लाई करें, आप बोले वर्क डन आ गया। लेकिन जहां एंगल इन्वॉल्व है वहां पर आपको इन कंडीशंस को देखना पड़ेगा। इन द थर्ड आप देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि जो है ये जो मेरा मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास और मैं इस मार्कर को ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और ये ऊपर मूव कर रहा है, ये मार्कर ऊपर मूव कर रहा है, फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर। तो फर्स्ट कर लीजिए कि मैं इसके ऊपर 5 न्यूटन की कुव्वत लगा रहा हूं और इसने 1 मीटर का फासला तय किया है। 5 न्यूटन की कुव्वत लगा रहा हूं, 1 मीटर का फासला तय किया है। तो देखिए यहां पर ग्रेविटी इन्वॉल्व है, ग्रेविटी इज अ डाउनवर्ड। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, तो देखें मैं इस मार्कर को जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा हूं और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। पर मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इनके दरमियान एंगल क्या है, इनके दरमियान एंगल है 180 डिग्री। तो यहां पर हम जो फार्मूला लगाएंगे कि W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो W इज इक्वल टू एफ हमारे पास है 5 cos 180 डिग्री इंटू 1। W इज इक्वल टू 5 इंटू ये cos 180 डिग्री स्टूडेंट्स माइनस 1 इंटू 1। W इज इक्वल टू माइनस 5 जूल। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारा वर्क डन नेगेटिव आया। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। जिसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, काइनेमेटिक्स वगैरह में हम देखते हैं, हमने प्रॉब्लम में जो है सीखा होगा आप लोगों ने कि जब आप किसी पत्थर को या किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते तो जी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा होता है। लेकिन जब ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो जी पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम नहीं कर रहा होता है, इन द फेवर ऑफ द ग्रेविटी काम कर रहा होता है। लेकिन यहां पर एक बात और समझने की है, व्हाई वी आर कंसीडर कॉस थीटा। ये कॉस थीटा हम क्यों ले रहे हैं? साइन थीटा भी है, टैन थीटा भी है, हम कॉस थीटा क्यों ले रहे हैं? तो इसका जवाब स्टूडेंट्स हमें मिलता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में जब लगाना होगा इस सवाल को समझने के लिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि वी हैव द राइट एंगल ट्रायंगल।
जिसके वर्टेक्स होते हैं एबीसी, जिसके साइड होते हैं एबीसी। हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वैसे तो बहुत सारी काइंड्स है ट्राइंगल की, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ये स्पेशल काइंड है ट्राइंगल की क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइड है ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। एंड दिस साइड और दिस साइड, इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स ये बात समझने की है हमें कि इन दोनों साइड्स में क्लैश है कि भाई कौन सी साइड एडजेसेंट होगी और कौन सी साइड अपोजिट होगी। तो यहां पर बात समझने की ये फर्ज कर लीजिए कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो यहां पर स्टूडेंट जो पॉइंट है, जो समझने का पॉइंट है, जो जुमला, जो डायलॉग समझने का है, वो डायलॉग क्या है कि जिस वक्त जिस एंगल पर आप काम कर रहे होंगे उस वक्त वो साइड एडजेसेंट होगी। फर्ज कर लीजिए कि आप एंगल बीटा पर काम कर रहे हैं, तो अगर आप एंगल बीटा पे काम कर रहे हैं तो ये साइड जो है आपकी हो जाएगी एडजेसेंट और ये साइड हो जाएगी अपोजिट। लेकिन अगर आप एंगल अल्फा पे काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगी आपके पास एडजेसेंट और ये हो जाएगी अपोजिट। समझ रहे मेरी बात? यानी अपोजिट और एडजेसेंट इन दोनों के दरमियान चेंजिंग होती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पर रहती है। तो ये बात यहां पर समझने की। तो यहां पर हम देखें, यहां पर अब हमने जैसे हम cos थीटा क्यों ले रहे, व्हाई वी आर कंसीडर cos थीटा, तो यहां पर हमें इसके रेशो को देखना पड़ेगा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब ये किसके बराबर है हमें नहीं पता। अब इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूं, दैट इज सोकाटोआ। सोकाटोआ, अब ये सोकाटोआ क्या है? S for sin, C for cos and T for tan. O for opposite, H for hypotenuse, A for adjacent, H for hypotenuse, O for opposite, A for adjacent. तो sin थीटा किसके बराबर होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा किसके बराबर है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा किसके बराबर है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहां से हमें सवाल का जवाब मिलेगा कि cos थीटा हमने क्यों लिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि देखिए ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, ये एक साइड हो गई, दूसरी ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर हम देखें तो हमें जो शामिल है, जो इस केस के अंदर जो साइड शामिल है वो एक हाइपोटेन्यूज है और दूसरी ये नीचे वाली साइड्स इंक्लूड है। तो देखें इन दोनों का जो है रिश्ता, इन दोनों का पेयर हमें किस में मिलता है। अब हम ढूंढते हैं, आपको पता है हम इस एंगल पे काम कर रहे हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एडजेसेंट और ये हो जाएगा अपोजिट। अब हम इस एंगल पे काम कर रहे हैं, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज, तो हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट के पेयर की। अब हम साइन थीटा के पास गए, भाई आप हमें इस पेयर की जरूरत है, क्या आपके पास वो पेयर है? साइन थीटा ने हमें मना कर दिया, नहीं भाई मेरे पास तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का पेयर है। फिर हम गए टेन थीटा के पास, टेन थीटा भाई आपके पास है, इसने बोला भाई मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास अपोजिट और एडजेसेंट का पेयर है। फिर हम गए कॉस थीटा के पास, तो कॉस थीटा ने कहा जी मेरे पास पेयर है, मेरे पास एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का पेयर है। तो ये पेयर जिसकी हमें जरूरत थी, यहां देखें, यहां हमें हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट की जरूरत थी, ये पेयर हमें कॉस थीटा में मिल गया। इसी वजह से हमने यहां पर कॉस थीटा लिया। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम किसी के ट्री की हाइट निकाल रहे होते थे तो हमें टेन थीटा की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वहां पर हमें अपोजिट और कभी हाइपोटेन्यूज कभी एडजेसेंट चाहिए होता था, वहां पर हम टेन थीटा लेते थे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने समझा कि भाई वर्क जो है वो सिंपल हम किस तरह से निकालेंगे। जब हमें एंगल नहीं दिया हो, सिंपल फोर्स दी हुई, डिस्प्लेसमेंट दिया, हमने मल्टीप्लाई किया और हमने जो है उसको जो है आंसर को निकाल लिया। फिर मैंने आपको यूनिट्स वगैरह भी बताया, हम यूनिट्स को किस तरह से ड्राइव करते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ केसेस सीखे और हमने ये भी सीखा कि वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है इफ वी विल डू द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।